देश में आर्थिक असमानता किस तरह बढ़ रही है, इसका अंदाजा उपभोक्ता के खर्च व्यवहार से लगाया जा सकता है। एक रिपोर्ट की माने तो भारत में महंगे कंज्यूमर गुड्स की मांग तेजी से बढ़ रही है, जबकि सस्ते कंज्यूमर गुड्स की मांग में गिरावट देखी जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि $2000 से ऊपर के कंज्यूमर गुड्स के लिए मांग में उछाल आया है, जबकि $100 से नीचे के कंज्यूमर गुड्स की मांग घटी है। भारत में वाहनों की बिक्री का ट्रेंड देखें तो वहाँ भी यही आर्थिक असमानता साफ दिखती है। महंगी गाड़ियों के लिए बिक्री जोरदार है, वेटिंग है, जबकि सस्ती गाड़ियाँ, टू व्हीलर्स, इनकी ग्रोथ हुई तो है, लेकिन ये प्री कोविड लेवल अभी नहीं पहुंची है। सर, क्या अर्थव्यवस्था में कोविड के बाद जैसी रिकवरी की उम्मीद थी और जो रिकवरी हम देख रहे हैं ये वैसी नहीं है? हाँ, इसी को हम के शेप रिकवरी कहते हैं। और मनी के दशकों को याद होगा कि हमने विस्तार से 2 हफ्ते पहले भारत में की अर्थव्यवस्था में ये हो रहा है, इसका संकेत दिया था एक विस्तार से एक विश्लेषण में कि कैसे भारत का जो प्रीमियम प्रोडक्ट का मार्केट है वो ग्रो कर रहा है, पर मास प्रोडक्ट का मार्केट नहीं बढ़ रहा है। यानी वो ग्राहक जिनके आधार पर बाजार बढ़ने की उम्मीद की जाती थी वो कहीं दिख नहीं रहे। जो ताजे आंकड़े हमारे पास आए हैं त्योहारी मौसम की बिक्री के, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वो आंकड़े हमें इस बात की और भी पुष्टि करके बताते हैं कि भारतीय बाजार में ये के शेप रिकवरी या भारतीय बाजार अब ज़्यादातर ग्रोथ इस त्योहारी मौसम में उन चीज़ों की दिखाई दे रही है जिनकी कीमत $2000 से ऊपर है, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति आय उससे नीचे है। यानी इस आंकड़े के हिसाब से वो जो महंगे उत्पाद हैं उनकी मांग बाजार में है, उनकी सेल्स भी बहुत अच्छे तरह से दिखाई दे रही है। इसी तरह से $100 से नीचे के जो फ़ोन है, $100 से नीचे के जो फ़ोन या मोटरसाइकिल्स हैं, उनकी कीमतों में भी हमें उनकी सेल्स में भी हमें बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रही। यह आंकड़ा ये भी बताता है कि इस रिपोर्ट में अलग अलग उत्पाद निर्माताओं से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के हों या बाकी प्रोडक्ट्स के हों, उनकी तरफ से भी उन्हें भी संदर्भ में लेते हुए बताया गया है कि उनके 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए तक के फ्रीजर प्रोडक्ट्स बाजार में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, उनकी सेल्स काफ़ी अच्छी हैं। लेकिन जैसे ही वो मास बड़े बेस के मार्केट के प्रोडक्ट्स की तरफ आते हैं वहाँ पर ग्राहक नदारद हैं। तो यदि आपने आसपास के शॉपिंग मॉल के आसपास कहीं देख रहे होंगे तो आप भी ये फ़र्क महसूस कर सकते हैं कि बाजार में खरीदारी कौन कर रहा है और बाजार में डिमांड किस चीज़ की है। खासतौर पर 3 बड़ी चीज़ें जो त्योहारी मौसम में सबसे ज़्यादा भारत में खरीदी जाती थी, उनमें एक ऑटोमोबाइल है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें आप मोबाइल फ़ोन को भी शामिल कर सकते हैं, और तीसरा हाउसिंग है। और इन तीनों में हमें यही ट्रेंड दिखाई दे रहा है, महंगी कारों की वेटिंग, सस्ती कारों के ग्राहक नहीं, 1 करोड़ रुपए से ऊपर के मकानों की डिमांड, उनके लिए लोन और कर्ज और उनके ग्राहक नहीं, और वही स्थिति हमें मोबाइल फ़ोन में भी दिख रही है। सर, अब ये रिकवरी जो आपने बताई के शेप रिकवरी है टिपिकल, ये ओवरऑल अगर हम देखें तो विकास दर पर कितना असर डालेगी? यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 60% डिमांड आम लोगों के कंजम्पशन से आती है, और अब अगली तिमाही के जब आंकड़े आएंगे तो वो हमें ये बताएंगे कि क्या त्योहारी सीजन में जिस मास स्केल पर कंजम्पशन की या जिस पेंट अप डिमांड के जिस रिकवरी की हम उम्मीद कर रहे थे वो थी कि नहीं थी। क्योंकि अगर भारतीय बाजार में एक छोटा सा एक 4 करोड़ या 5 करोड़ का, बल्कि उससे कम भी 2 से 3 करोड़ लोगों का कंज्यूमर क्लास इन सारी चीज़ों की बाइंग कर भी रहा है, तो उससे अर्थव्यवस्था की ग्रोथ में होने वाला वैल्यू एडिशन शायद उतना बड़ा नहीं होगा। और अगर वो वैल्यू एडिशन नहीं होगा तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो खपत आधारित मांग की ज़रूरत है या जो खपत आधारित मांग की अपेक्षा है, उसे सहारा नहीं मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जिस सेगमेंट से हमें खरीद निकलती नहीं दिखाई दे रही, यानी जिस मध्यम वर्ग के लोग 50 हज़ार 1 लाख रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक की आय वर्ग के और उससे नीचे के लोग बाजार में नहीं आ रहे हैं, उसी वर्ग को सबसे ज़्यादा महंगाई भी प्रभावित कर रही है। हम अपनी अलग अलग रिपोर्ट्स में मनी सेंट्रल इकोनॉमिका में आपको बताते रहें कि महंगाई का सबसे बड़ा असर इसी क्लास पर दिखाई दे रहा है, और इसी क्लास को सबसे ज़्यादा असर कर रहा है जीएसटी का बढ़ना। तो अगर आप भारत के अधिकांश उपभोक्ता बाजार को देखें, जिन्हें देखकर भारत में निवेश हुआ, जिन्हें देखकर भारत में कंपनियों ने अपने नेटवर्क बनाए, अपनी उत्पादन क्षमताएं बढ़ाई, उन्हें बाजार में वापस लाना मुश्किल दिखाई दे रहा है फिलहाल ऐसी स्थिति में। और अगर प्रीमियम प्रोडक्ट्स की सेल हमें भारत में दिखाई दे रही है तो वो एक क्लास की तरफ से तो उत्साहजनक हो सकती है, पर व्यापक बड़ी अर्थव्यवस्था को सहारा मिलने की उम्मीद थोड़ा कमजोर करती है। सर, एक आखिरी सवाल मेरा, ये जो त्योहारी सीजन है, ये माना जाता है कि पूरे साल में जितनी बिक्री होती है उसका जो बड़ा हिस्सा है वो इसी त्योहारी सीजन में होता है।
कंपनियां ये ट्रेंड देख रही हैं। आपको क्या लगता है इस तिमाही के लिए जब नतीजे हमारे सामने आएंगे एफएमसीजी कंपनियों के, ऑटो कंपनियों के, किस तरीके के नतीजे देखने को मिल सकते हैं? अब शुभम, यहाँ हमने कंपनियों के प्रतिनिधियों से बात की, कुछ डीलर्स से बात की, इलेक्ट्रॉनिक्स के और एफएमसीजी की कंपनियों से बात की। यहाँ वही सवाल बाकी है कि हमें वॉल्यूम में ग्रोथ नहीं दिख रही है। जो भारत की एफएमसीजी कंपनियों को उन उत्पादों की बिक्री चाहिए जिसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं और कम कीमत के उत्पाद हैं। पिछले साल भी हमने यही देखा था कि कंपनियों के वॉल्यूम्स नहीं बढ़े थे, ग्रोथ के वैल्यू के लेवल पर ग्रोथ आई थी। तो वो जो वॉल्यूम्स ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही, हालांकि अभी त्योहारी सीजन शुरू हुआ है, इस मामले में तत्काल हमें कोई निष्कर्ष निकालना मुश्किल है। जब ये त्योहारी सीजन खत्म होगा दिवाली के बाद नवंबर तक, तब हमें ये स्पष्ट रूप से पता चलेगा। लेकिन जो शुरुआती संकेत हैं अभी भी शॉपिंग मॉल्स के लेवल पर, शॉप्स के लेवल पर, फुटफॉल्स के हिसाब के लेवल पर, जिसके आधार पर हमने एक खबर आपको बताई है, फुटफॉल्स के लेवल पर वो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि कहीं ये त्योहारी मौसम भी भारत की एफएमसीजी कंपनियों के लिए बड़ी मात्रा में बिक्री लेकर नहीं आएगा, वैल्यू में थोड़ी ज़्यादा बेहतर बिक्री लेकर आ सकता है प्रीमियम उत्पादों को लेकर। अगर ऐसा होता है तो हमें इसका असर फिर उनकी निवेश योजनाओं पर और बाकी चीज़ों पर दिखाई देगा। पर यह त्योहारी सीजन भारत की आर्थिक विकास दर के लिए सबसे महत्वपूर्ण मौसम होने वाला है। तो इसके भीतर क्या हो रहा है हम इसे बराबर आपके पास लाते रहेंगे। ये शुरुआती ट्रेंड्स थे जो अभी हमने आपके सामने रखे हैं।